नमस्ते दोस्तों। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। तो यार आज की वीडियो का थीम थोड़ा सा डिफरेंट है, बट दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली स्पेशल बिकॉज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। आप लोगों ने यार थंबनेल तो देख लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही कैट का रिजल्ट आया ना, अभी रिसेंटली कैट 2020 का रिजल्ट आया, इतने सारे मैसेजेस पे मैसेजेस आए मेरे पास, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स के, कि भैया इस बार जब किसी बिट्सन के 100 परसेंटाइल आए हैं तो इंटरव्यू लेना बनता है। एंड वी ऑल वांट टू नो दैट व्हाट वाज हिज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू कैट। एंड हियर वी आर। सो आर्यन भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, एंड आई थैंक यू सो मच फॉर Thank you, गिविंग योर bro. वैल्यूबल टाइम टू अस। इट रियली मीन्स अ लॉट। No worries, no worries. So भैया, So, I would like to you to please introduce yourself to our audience, just in brief, 3-4 lines. ठीक है तो एज यू मस्ट नो कि मेरा नाम आर्यन कपूर है। तो आई एम फ्रॉम गढ़शंकर। ये एक टाउन है पंजाब में। और मैं फोर्थ एंड फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ बिट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। एंड लाइक ड्यूरिंग माय टाइम एट बिट्स मैं निर्माण एक एनजीओ का पार्ट रह चुका हूँ, पंजाबी कल्चरल एसोसिएशन पीसीए का भी पार्ट रह चुका हूँ, एंड पब्लिक पॉलिसी क्लब पीपीसी का भी पार्ट रह चुका हूँ। तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। So let's directly move on to our very first question. And उसके पहले मैं viewers को बताना चाहूँगा that if you want to see a particular section of this video, तो मैंने description में time stamps दे रखे हैं, तो वहाँ पर आपको different different segments मिल जाएंगे जिस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं. So you can directly go there and click on your desired timestamp. So Aryan भैया, 100 percentile in CAT, how is the feeling? And क्या आपने expect करा था 100? ऑब्वियसली यानी 100 कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। आई एक्सपेक्टेड कि आई वुड डू वेल, बिकॉज यानी जैसे जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह से मॉक्स वगैरह देते हो तो यानी यू गेट एन आइडिया कि यू वुड डू वेल, बट यानी Right. 100 एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट अब आ गया है तो ऑब्वियसली आई एम वेरी हैप्पी। अब इवन सेइंग वेरी हैप्पी इज एन अंडरस्टेटमेंट। तो काफी यानी खुश हूँ। अभी भी कॉल्स आ रहे हैं फ्रेंड्स रिलेटिव सभी के, तो यानी बहुत अच्छा ही लग रहा है। सो भैया, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा दैट कैट 2020 जो था वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट था। जो टोटल आवर्स थे वो भी कम कर दिए, क्वेश्चंस भी थोड़े से चेंज्ड थे। तो अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि क्या चेंजेस थे, एंड सेक्शन वाइज आपका क्या स्कोर था और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, देन इट वुड बी ग्रेट। यार थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा एक्चुअली चेंजेस थे, क्योंकि आई थिंक शायद 10 साल बाद कैट वाज पहले, यानी 10 साल से तो एटलीस्ट जहां तक मेरे को याद है कि 3 आवर्स का था, 2 आवर्स का कर दिया था। ओके। और मेन चीज था कि हमें सिर्फ यही पता था कि 3 आवर्स से 2 आवर्स हुआ है। बट हमें सेक्शनल यानी वो वेटेज अभी भी नहीं पता था कि क्या रहेगी और कितने क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे। ओ। तो ये बहुत ज्यादा टॉकिंग पॉइंट था। और यानी कई कैंडिडेट्स वर लाइक बहुत ज्यादा ही स्केर्ड कि ये क्या हो जाएगा। बट ठीक है, बट लेट्स से कि यानी मेरे लिए ठीक रहा, यानी इतना बुरा नहीं रहा, तो मेरे तो फेवर में वर्क किया है। तो इस बार थे यानी पहला सेक्शन तो ऑब्वियसली वीआरसी में थे 26 क्वेश्चंस। तो 3 मार्क्स ईच, देयर वाज 78 मार्क्स। और उसमें मेरे आए हैं इसमें ऐसा होता है रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर, बिकॉज 3 स्लॉट्स में होता है तो नॉर्मलाइज करते हैं। तो मेरा रॉ स्कोर था 47, ओके। एंड मेरा नॉर्मलाइज स्कोर इसके बाद हो गया था 48.2। और परसेंटाइल मेरी वीआरसी में थी 99.71। एंड फिर उसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसमें मेरा स्कोर था 61 रॉ आउट ऑफ 72। 24 क्वेश्चन थे इसमें। एंड बाद में मेरा नॉर्मलाइज होके यानी कम हो गया था 56.84, बट आई गॉट 99.99 परसेंटाइल इन इट। एंड थर्ड आता है हमारे सभी इंजीनियर्स का फेवरेट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो उसमें मेरे थे 78 में से, अगेन 26 क्वेश्चंस, 78 में से 63 रॉ स्कोर था, बट 67 मेरा बाद में स्केल अप हो गया था। तो टोटल यानी 228 में से मेरा, और क्यूए में 99.98 परसेंट आई थी। तो 228 में से मेरा रॉ स्कोर 171 था, बट आखिर में 172.5 हो गया। और फॉर्चुनेटली गॉट 100% एलिजिबल। सो दैट्स तो एक्चुअली वंडरफुल भैया। या प्लीज कंटिन्यू। हाँ, नहीं बस वही बता रहा था कि मेन चेंज इसमें इस बार डीआईएलआर में ये हुआ था कि आगे सेट्स सभी 4 क्वेश्चंस के होते थे, और इस बार ये 2 सेट्स 6 क्वेश्चन के भी हो गए थे। तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था, बट मोर और लेस यानी क्वेश्चन टाइप सेम रहे थे। ऑब्वियसली कम हुए थे क्वेश्चन, बट क्वेश्चन टाइप सेम रहे थे। ओके। सो दैट्स रियली वंडरफुल भैया, आपका जो स्कोर्स हैं।
ये हर एक कैट का एस्पिरेंट थैंक एस्पायर यू। करता है कि इतना अच्छा हम स्कोर कर पाएं। आई वुड लाइक टू नो कि जैसा आपने बताया कि पेपर के बारे में, पैटर्न के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी इस बार, जस्ट ये इतना पता था कि 3 आवर्स की जगह 2 आवर्स का हो गया पेपर। सो ये जो अनसर्टेनिटी थी, इसके कारण आपके दिमाग में क्या चल रहा था बिफोर गिविंग योर कैट एग्जाम? क्या थोड़ा सा डर था, नर्वसनेस थी, क्या था? यार डर ऑब्वियसली था, क्योंकि अब कुछ पता, और मेरा था भी पहला स्लॉट। एक तो सुबह ठंड में 8:30 बजे, ठीक है, ओके। 8:30 से 10:30 स्लॉट था, और ऊपर से उठ के जाओ, यानी इंजीनियर के लिए सबसे एक बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। 5 बजे एग्जैक्टली। उठा, 6 बजे निकला स्लॉट के लिए, तो और ऊपर से वो नहीं पता था। बट ये थोड़ा सा दिलासा देना था, यानी सभी को दिलासा तो देना ही पड़ता है कि यानी, तो मैं अपने आप को ये दे रहा था कि सभी के लिए डिफिकल्ट होगा, मेरे लिए नहीं होगा। प्लस यानी आगे भी मैं बताऊंगा कि मॉक्स देने से यानी थोड़ा सा यानी आइडिया हो गया था कि मेरा एस्टिमेट था कि यानी 72 73 क्वेश्चंस आने चाहिए। तो ओके। 76 क्वेश्चंस आए, तो यानी आई वाज प्रीटी क्लोज टू इट। बट यानी थोड़ा सा अंदाजा था। बट बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस के लिए, यानी अगले एस्पिरेंट्स के लिए, अगर यानी अगली बार फिर पैटर्न चेंज होता है, तो मैं बोलूंगा कि प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। कि यानी अगर कुछ नहीं पता तो यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अब राइट। जैसे एडवांस में ही होता था तो वी हैव टू बी लाइक कि कुछ भी हो सकता है, डे एंड नाइट का डिफरेंस भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली। बट ठीक है, अच्छा रहा इस बार तो। ओके। सो भैया, अब मैं थोड़ा सा आपको पास में ले जाना चाहूंगा। आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले कैट के बारे में आपको कब पता चला, और आपने अपनी प्रेपरेशन कब से करना स्टार्ट करी? यार कैट के बारे में ऐसा था कि जब मैं +2 या क्लास 12 जो बोलते हैं, तो उसमें कोचिंग ले रहा था। तो मेरे हॉस्टल में ही एक बंदे ने कैट 2017 में, तब यानी उसके बाद उसने 100% आईएल दिया था। तो नाउ ही हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम अहमदाबाद। तो ओके। ऑब्वियसली यानी जब मैंने उसको देखा कि, और उसने मेरे, यानी मैंने उसका पेपर भी देखा, तो मेरे को तब भी लग रहा था कि यानी चलो हो सकता है कुछ। बट उसके बाद चलो कॉलेज शुरू हो गया और इधर आ गए, तो फोकस नहीं रहा। तो जब थर्ड ईयर था, शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली करियर के लिए कुछ करना चाहिए था। तो कोडिंग आई हैड ट्राइड ड्यूरिंग PS1, तो तब हुई नहीं। बाकी कोर में आई वाजंट दैट वेल। तो फिर ये नहीं था कि इधर ही कुछ लग रहा था, फाइनेंस या कैट या एमबीए ऐसे कुछ। तो मोस्टली फिर मैंने सोचा कि पहले एमबीए। तो कैट आए, पहला मॉक मैंने लिया था कैट 2019 का रिजल्ट आई थिंक पिछले साल 4 जनवरी को आया था। तो मैंने 5th या 6 जनवरी को, यानी उस यानी शौक शौक में कि यानी लोगों के आए हैं कैट में नंबर, तो मैंने भी दिया था सुबह। यानी उस वक्त शौक में दिया था, फिर धीरे धीरे शुरू हुआ। तो फिर भी मैं थोड़ा लाइट ले लिया था। तो उसके बाद मैं जब यानी हम घर वापस आए, अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण, तो अप्रैल में मैंने दोबारा अच्छे से शुरू किया, और सितंबर से फिर मैं बिल्कुल ही सीरियस हो गया था। तो मेरा शेड्यूल ऑलमोस्ट यही रहा कि 6 महीने और 3 महीने की, यानी 2 3 महीने की बिल्कुल सीरियस प्रेप। ओके। एंड भैया, आपको याद है जब आपने पहला मॉक जैसा 4 जनवरी के रिजल्ट के बाद दिया था, उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस था? आपको कुछ याद है? नहीं, वुड यू लाइक टू शेयर? हाँ हाँ हाँ, यानी मेरा वो मैंने दिया था कैट 2017 का ही दिया था, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे दोस्त का ही था। तो मैंने उसमें मेरा आई थिंक 150 कुछ आया था शायद, 300 में से। दैट वाज 98% है। ओके। तो यानी ऐसा था कि उसमें मेरे को ऐसा तो नहीं था कि आई वाज, यानी 98 इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट। बट उससे भी इम्पोर्टेंट ये था कि मेरे को उससे पता चल पड़ा कि कौन सी वीक पॉइंट्स हैं, क्या चीज पे मैंने वर्क करना है। तो ये मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो आई सॉ कि मेरा ज्योमेट्री और पीएनसी काफी वीक था, और उसमें मेरे क्वेश्चंस ही अनअटेम्प्टेड थे। ओके। तो वो चीज ऐसे पता लगी, तो मेरे को वो ज्यादा यूजफुल था रादर देन कि सीइंग मेरे 98% आ गए पहली बार में। तो वो चीज राइट। मेरे लिए काफी हेल्पफुल थी। ओके। नेक्स्ट भैया, आप थोड़ा सा ये बताइए दैट विच ऑल बुक्स डिड यू यूज ड्यूरिंग योर होल कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, एंड क्या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह का भी यूज किया था? तो जैसे VARC में आई वाज बिल्कुल भगवान भरोसे। तो सुबह उठ के पहले तो मैं यही प्रे करता था कि VARC में कट ऑफ पास हो जाए। ये काफी रेगुलर था मेरा। तो VARC में एक मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोर्स लिया था, तो उसमें मेरा काफी हेल्पफुल हुआ। ओके। और बाकी मैंने एक ब्लैंकेट यानी सभी के लिए ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है। तो उसमें अगर मेरे को किसी चीज में कोई लग रहा था कि आई वाज
लूजिंग आउट या कुछ, तो मैं उधर रेफर करता था, बट मोस्टली मेरा सोर्स ऑफ प्रेपरेशन मॉक्स ही थे। और मॉक्स से ही यानी मैं अगर किसी को सजेस्ट भी करूंगा, सभी को मॉक्स का ही यानी मेन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए। और जो भी मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे वो उनका भी सेम ही था कि मेन मॉक्स से ही सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन होंगे। Okay, so that means as such there is no book that one needs to do compulsorily for it. यानी there are books, they people do books, but mostly you can give it a skip। ऐसे जरूरी नहीं है। अगर बिल्कुल ही आप बेसिक से शुरू कर रहे हो, यानी आप इफ यू आर वर्किंग एंड यू आर कंप्लीटली लॉस्ट टच कि Yeah. एकेडमिक्स बहुत देर से किए ही नहीं है, तो उसमें आपको अगर बुक्स लेनी, मैंने ऐसे नहीं, मैंने बुक्स ली थी बट मेरे को फॉर्चुनेटली जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज हम जब कॉलेज स्टूडेंट ही है तो थोड़ा बहुत हमारा पढ़ाई हो रही है तो थोड़ा फ्लो में थे, तो इतनी मेरे को तो जरूरत नहीं लगी। एटलीस्ट स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से जरूरत नहीं थी। Okay. सो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया वही जैसा आपने बताया, जो वी ए आर सी है वो सब ऑलमोस्ट हर एक इंजीनियर का नाइटमेयर होता है, क्योंकि अपना इंग्लिश सेक्शन वीक रहता है बट क्वांट और डी आई एल आर अपन संभाल लेते हैं। सो आपने स्पेसिफिकली क्या करा जो आपका वी ए आर सी इम्प्रूव होता गया? ऐसा ही है कि मेरा वीआरसी स्कोर इम्प्रूव डेफिनेटली हुआ है, और उसकी वजह क्या थी कि वीआरसी ऐसा है कि कई लोग बोलते हैं कि छोड़ दो, हम्म। यानी जितने नंबर लेके आने क्यूए डीएलआर में। राइट। बट ऐसा है कि मेरा ये मानना था कि अगर कैट में क्यूए और डीएलआर खराब हो गया तो फिर यानी फिर क्या हो सकता है। करेक्ट। तो वीआरसी को मैंने काफी प्रैक्टिस किया, उसी में ही मैंने टाइम भी सबसे ज्यादा डिवोट किया। लाइक आई सेड कि मैंने एक कोर्स भी उसका अलग लिया था ऑनलाइन। तो उसमें ऐसा था कि मैं सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं सिर्फ वीआरसी के टेस्ट काफी देता था। बाकी एक दो ऑनलाइन साइट्स हैं जैसे aonss.com, तो aeon.com है उसका यूआरएल, और एक aldaily.com है। तो ये ऐसे की साइट्स हैं। तो बेसिकली इसमें इंग्लिश इज नॉट ग्रामर, तो ग्रामर तो भी हम घोट के पी सकते हैं, बट इसमें क्या है, इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर कोई साइंस का ऐसे है, कोई रिलेटिविटी थ्योरी है, कोई फिजिक्स का या कुछ भी ऐसे है, तो वो इंजीनियर्स तो भी पढ़ सकते हैं। बट अगर कोई फिलोसफी का ऐसे आ जाए, कोई इकोनॉमिक्स का ऐसे आ जाए, कोई ह्यूमैनिटीज का आ जाए, तो दैट इज वो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। राइट। तो उसका यानी डेंसिटी और वो अलग है। तो ये वेबसाइट्स उसको काफी यानी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से इनको कवर करती हैं, क्योंकि इन वेबसाइट्स पे अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स के आते हैं। तो ये इससे काफी हेल्प होता है। और तो और यानी ऐसा है कि वीएआरसी में एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4 ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है जो कि होते हैं उसमें कैट में, यानी उसमें बहुत यानी 95% क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 ऑप्शंस तो आप देख के बोल सकते हो कि यानी ये इनकरेक्ट है। इधर दे आर बिल्कुल क्वेश्चन से इरेलीवेंट, या बिल्कुल क्वेश्चन के टोन के ऑपोजिट। ओके। तो दो यानी आप खुद ही बताओ कि एक सही आंसर है तो उस पर 4 स्टेटमेंट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आखिर में 2 स्टेटमेंट्स बचती हैं, तो उसको अगर थोड़ा सा टाइम दोगे तो इट इज लाइक वेरी लाइकली तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी यानी ये मैंने बदली, नहीं तो मैं पहले देखता था कि चारों में से कौन सा सही है। हम्म। बट यानी ये मेरे को मेरे सीनियर्स ने सलाह दी थी जो कि काफी अच्छी रही मेरे लिए, कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। क्योंकि अक्सर वीएआरसी में क्या होता है, द जो आंसर होता है इट इज नॉट द करेक्ट आंसर, इट इज द लीस्ट रॉन्ग आंसर। ओके। क्योंकि सब्जेक्टिव होता है ऑब्वियसली, यानी मैथ्स की तरह +1 या +2 आंसर नहीं होता। राइट। इसमें सब्जेक्टिव होता है कि यानी किसी का कोई ओपिनियन है, किसी का कुछ। तो थोड़ा सा यानी ये ऐसे स्ट्रेटेजिकली थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है, और बाकी यानी ऑब्वियसली प्रैक्टिस से होगा। क्योंकि मैंने कभी इससे पहले ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेस का क्यों पैसेज पढ़ूंगा, एग्जैक्टली। या कोई भी यानी इंजीनियर या यानी अगर कोई ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है तो वो टेक्निकल या कोई साइंस का ऐसे क्यों पढ़ेगा। तो कैट के कारण हमें ये भी पढ़ना पड़ता है। तो फिर वो चीज है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो उससे काफी यानी संभल जाता है वीआरसी। ओके। एंड भैया कुछ लोगों ने ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि वीएआरसी में हमारे कॉम्प्रिहेंशन आते हैं रीड करने के लिए। सो उसमें हम लोग बहुत बार उलझ जाते हैं, हमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है रीड करने में। तो रीडिंग स्पीड आपने बढ़ाने के लिए कुछ कराओ, आप शेयर करना चाहें? यार रीडिंग स्पीड में ऐसा है कि जब मेरे पहले नंबर कम आ रहे थे तब मेरे को भी लगा रीडिंग स्पीड कम है। हम्म। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा ही सोचा कि चलो एक दो सेंटेंस या एक दो वर्ड हटा देते हैं और तेज तेज पढ़ते हैं।
ओके। बट रीडिंग स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी बहुत कम हो रही थी। ओके। तो मैंने कुछ ऐसे खास चेंज अपने स्पीड में नहीं किया, क्योंकि मेरे को यानी जब मैंने तेज की तो मैं काफी चीजें मिस करने लग पड़ा। और वीएआरसी ऐसे यानी क्वेश्चन बनाता है, वो एक एक स्पेसिफिक वर्ड पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये वो काफी कई बार स्पेसिफिक डिटेल में चले जाता है, तो हम्म। मैं वो नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैंने पेशेंट गेम ही रखा कि यानी धीरे 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 जब यानी क्वेश्चन वही स्ट्रेटेजी आपको आ जाती है, तो ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पैराग्राफ भी ऐसा क्या होता है, अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है जिसका यानी वोकेबुलरी आपको नहीं पता है कि यानी जैसे एफिशिएनाडो है, एफिशिएनाडो मीन्स कि समवन हु इज एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। अब अगर बट मैं लिखूंगा ही इज अ क्रिकेट एफिशिएनाडो, तो वो क्रिकेट लवर ऐसे पता लग जाएगा कि यानी बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पैराग्राफ का हमें ऊपर वाला कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है कि अगर राइट। हम उसको आइसोलेशन में पढ़ें। तो वो चीज ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस है, मैं फिर बोलूंगा वही प्रैक्टिस से आ जाती है। तो रीडिंग स्पीड ऐसे ऑब्वियसली बिल्कुल भी स्लो नहीं होनी चाहिए कि यानी आप 40-30 मिनट का सेक्शन है तो सिर्फ दो पढ़ रहे हो। हम्म। तो थोड़ी तो बढ़नी चाहिए कि यानी मैनेजेबल। तो मेरे मानने में 200 to 250 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए स्पीड। ये ओके। यानी काफी वेबसाइट्स आती हैं स्पीड रीडिंग स्पीड कैलकुलेटर, तो आप उस पर देख सकते हो। बट यानी अगर 200 से कम है तो भी यानी ऐसा नहीं है कि आप एक्यूरेसी पे जरूर ध्यान दें। एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को लगता था कि कोई क्यों बोल रहा है, बट मैंने यानी जब अपने मॉक्स भी एनालाइज किए और अब भी मैंने कैट भी अपना देख रहा हूँ, तो मेरे को मेरी एक्यूरेसी नहीं बचाया है। तो ये कहना चाहूंगा कि एक्यूरेसी यानी अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं बट आप एक्यूरेसी कभी मत छोड़ो। ओके, सो दैट्स फैंटास्टिक भैया। अब हमने स्पीड को पकड़ लिया है, तो हम DILR और क्वांट की भी बात कर लेते हैं। वहां भी स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो वहां पर स्पीड बढ़ाने के लिए आपने क्या किया था? डीएएलआर में ऐसा है, डीएएलआर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, ओके। क्योंकि जिसका डीआईएलआर एक्चुअल कैट में अच्छा हो गया उसका बेड़ा पार है। और डीआईएलआर इज जिसका बिल्कुल रह गया उसका कुछ नहीं हो पाएगा। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आता नहीं है, बट अगर कोई स्टक हो गया या कुछ किसी कारणवश उसका ना हो पाया तो बहुत चांसेस है कि उसका अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। और डीएलआर ने क्या चीज है, क्योंकि डीएलआर में एक सेट से 4 क्वेश्चन आते हैं और इस बार तो 2 सेट में 6 क्वेश्चन भी थे, तो ओके। सेट सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुरुआत में एक डिफिकल्ट सेट पकड़ के बैठ जाओ तो यानी बहुत हाई चांसेस है आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। तो ये काफी चीज है। तो मैं यानी पहले 3 या 4 मिनट ऐसे ही सेट्स देखने के लिए मैं करता था कि पांचों के पांचों या छह के छह जितने भी होते थे, आखिरी कैद में 5 बार है, 5 ऐसे तो मैंने पांचों के पांचों पढ़े जो मेरे को लगा कि सबसे इजी है वर्डिंग से। तो वो मैंने शुरू किया। और एक छोटी सी मैं ट्रिक क्या रखता था कि अगर कोई डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे कोई बार ग्राफ या कोई ऐसे है, तो वो मैं एंड के लिए रखता था, क्योंकि वो सेट्स हैं आइसोलेशन में हो सकते हैं। अब अगर कोई अरेंजमेंट का या कोई लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, अगर आपके पास आकर के 2 या 3 मिनट बचे हैं तो वो आप पूरा सेट कभी नहीं कर पाओगे। राइट। बट अगर कोई ग्राफ का क्वेश्चन है तो वो ग्राफ का क्वेश्चन बिल्डअप होता है धीरे धीरे, तो वो 1 या 2 क्वेश्चन आप एंड के लिए रख सकते हो और वो हो जाते हैं। तो इसमें वही बात है, आप स्ट्रेटेजी से करो। और ऊपर से मैंने ऑलमोस्ट यानी काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि इसमें एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ अप्रोच होती है, ओके। उसके ऊपर ही क्वेश्चंस यानी आते हैं। यानी थोड़ा से लैंग्वेज बदलती है ऑब्वियसली, थोड़ा तरीका भी बदलता है, बिल्कुल वो नहीं आता है, बट बेसिक्स अगर आपने करने हैं तो आई वुड से दैट इज वेरी रिलीजियस। उसके लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। और मेरे को प्रीवियस ईयर्स के अलावा डीएएलआर के लिए कुछ और रेफर नहीं करना पड़ा। और बाकी जैसे मॉक्स में स्ट्रेटेजी में देखता था, धीरे धीरे मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी होती गई और उसमें मेरे काफी अच्छे आए, तो 99.99% भी आ गई। तो यानी मेरी स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से तो ठीक ही रही है। अभी और क्यूए परफेक्ट की रही हुई है, बात याद 100% है। है। तो क्यूए में ये था स्ट्रेटेजी। क्यूए में जैसे कि तूने भी बताया कि अभी ऑलमोस्ट सभी इंजीनियर्स अच्छे होते हैं, बट इसमें क्या होता है, फिर अच्छे होने का मतलब ये है कि हमें सिली मिस्टेक्स कम से कम करनी है। हम्म। क्योंकि अगर सिली मिस्टेक्स कर दी फिर अच्छे या बुरे होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। करेक्ट। तो ये मेरा हो रहा था कि 2 या 3 या 4 या 5 कभी कभी ऐसे वेरी कर रही थी सिली मिस्टेक। हम्म। तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा क्या किया था, इसमें दो चीजें थी।
कि एक तो थोड़ा मैं स्लो हो गया, कि ऐसे नहीं है कि तेज तेज नहीं करना। और ऊपर से फिर मैं क्या करता था, मैंने एक एरर लॉग बनाया था। एरर लॉग में मैं क्या करता था कि लेट्स से मेरे 5 क्वेश्चन 30 में से या 20 में से जितने का भी मॉक होता था, तो उसमें से मेरे गलत हुए, तो ओके। मैं उसको यानी 5 क्वेश्चन को देखता था। मैंने पहले लिखता था कि मैंने क्या गलत किया, यानी उसमें मैं देख रहा था कि यानी 2+3 को मैंने 4 लिख दिया कहीं, या 2 into 2 को कुछ किया, ये मैंने सीधे फॉर्मूला ही नहीं आता था, तो मैंने तुक्का मारा, ये गलत हुआ है मेरा। राइट। तो मैं इसको देखता था और मैं थोड़े दिनों बाद फिर वापस उस पे आके देखता था कि अब मेरे से हो रहा है, अब मैंने वो दोबारा गलती तो नहीं की। और उससे मेरे को एरर लॉग से ये भी पता चल रहा था कि वो पैटर्न पता चल रहा था कि मेरे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। राइट। जैसे मैंने तेरे को पहले भी बताया कि मेरा पीएनसी और ज्योमेट्री थोड़ा वीक था, तो वो उसमें थोड़ा सा मेरे को पता लग रहा था कि मेरे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन वीक हैं। तो इससे मेरे को और आगे क्या हेल्प मिली। तो वैसे जब क्वेश्चंस आगे के मॉक्स और एक्चुअल कैट में भी आए, तो मैं उसको कन्वीनियंटली स्किप कर रहा था। ओके। और क्यूए में काफी ये क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, ये भी स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। तो इसमें ये भी हम यानी पता होना चाहिए कि थोड़ा सा क्यूए में हमने ईगो साइड पे रख के क्वेश्चंस को डील करना भी आना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, बिकॉज कैट को नॉन इंजीनियर्स और ह्यूमैनिटीज वाले भी देते हैं, तो क्यूए थोड़ा इजी लेवल पे रहता है फॉर इंजीनियर्स ऑन एन एवरेज। क्योंकि अगर उन्होंने कैलकुलस या कोई इंटीग्रेशन वगैरह पूछ ली तो नॉन इंजीनियर्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए दे राइट। कीप इट इजी। तो उसमें क्या होता है, तो थोड़ा सा वो वर्ड प्ले या थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, कोई बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल या कोई भी स्पेसिफिक लॉ पूछ लेते हैं कुछ ऐसे, तो उसमें वो क्वेश्चन हमें लीव करना आना चाहिए, क्योंकि वो सभी लीव करते हैं। ओके। तो इन दी एंड यानी जैसे मेरे एक्चुअल कैट में भी ऐसा था कि मेरे 22 अटेम्प्ट थे, और 21 मेरे सही थे और एक जो गलत था वो मेरा तुक्का ही था। तो यानी एक्यूरेसी इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज वो अगर आप देखो तो एक गलत हुआ तो नेट स्कोर सीधे -4 वाला ही होता है, क्योंकि +3 तो हुआ नहीं और -1 अलग हो गया। एग्जैक्टली। तो इसमें काफी एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। सो भैया आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स पे काफी फोकस करा है। सो आपने पिछले कितने साल के पेपर्स को अटेम्प्ट करा था? 2017 18 19 तो बिल्कुल मैंने यानी प्रॉपर मॉक एनवायरनमेंट में 2 स्लॉट्स होते थे, तो 6 के 6 पेपर यानी बिल्कुल ओके। अच्छे से दिए थे। और बाकी ऐसा होता था कि जब मेरा मन किया तो मैं ऐसे पेपर में से कोई उठा के वैसे कर लेता था, यानी एज पूरा मॉक नहीं दिया। बट ऐसा है कि 1990 से शुरू होके अवेलेबल है आई थिंक 2008 तक, बट 2008 से 2016 अवेलेबल नहीं है ड्यू टू ओके। कुछ कॉपीराइट वगैरह, तो वो यानी बट जितने भी थे तो मैं बीच बीच में उठा के ऐसे ही करता था, जिसको हम बोल सकते हैं रैंडमली कुछ भी करता था। वैसे मॉक्स मैंने एज सच अगर मॉक्स देखे जाए तो 2017 18 19 मैंने बिल्कुल अच्छे से दिए थे। ओके। एंड भैया आपने 17 से 19 वाले मॉक्स कब दिए थे? मतलब एग्जाम के 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले? कोई प्रॉपर शेड्यूल था आपका कि इसी फ्रीक्वेंसी से देना ही है? 17 और 18 मैंने शोंगचोंग में जनवरी में ही दे दिए थे, उसके बाद यानी फिर मैंने लाइट ले लिया था। हम्म। बट 19 फिर मैंने बचा के रखा था। 19 एक मैंने जो एक स्लॉट बीच में दिया था बिल्कुल प्रेपरेशन के, आई थिंक जून के आसपास। फिर जो स्लॉट 2 था फिर मैंने लास्ट मंथ में दिया था, कि मैं अपना फाइनल एक बार देख सकूं कि क्या चल रहा है मेरा, ओके। वैसे भी। ओके। सो भैया अब टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। एक एक नॉर्मल एस्पिरेंट है तो उसको मिनिमम कितनी टेस्ट सीरीज के लिए जाना चाहिए? एंड वुड यू रिकमेंड एनी पर्टिकुलर नेम ऑफ द टेस्ट सीरीज जो आपने खुद यूज करी या फिर आपने कहीं से सुना हो अच्छी है? तो टेस्ट सीरीज में मेन दो ही प्लेयर्स हैं, और जो सीरियस एस्पिरेंट है मैंने देखे हैं सभी दोनों लेते हैं, तो वो है एम कैट्स और सिम कैट्स। ओके। एम कैट्स हैं टाइम इंस्टीट्यूट के और सिम कैट्स हैं आईएमएस के। तो इन दोनों को ही क्यों हम लेते हैं कि इनकी काफी ज्यादा टेस्ट टेकर्स होते हैं, तो दोनों में अप्रोक्सीमेटली 15,000 होते हैं, तो काफी अच्छा कंपटीशन होता है और क्वेश्चन क्वालिटी बहुत कैट के सिमिलर होती है। प्लस लाइक जैसे मैंने बोला कि पहले कैट का पैटर्न अनाउंस नहीं होता, तो इन्होंने काफी वेरिड हमें पैटर्न्स के साथ प्रिपेयर किया था, तो काफी यानी अच्छा था। और टोटल यानी इन ये दोनों अगर देखा जाए तो मिला के 40 मॉक्स देते हैं, तो टोटल 80 मॉक्स का इनका पैकेज होता है दोनों का। और मैंने उनमें से यानी ऑलमोस्ट 50 तो दिए होंगे, यानी 50 तो होने चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं किए हैं। तो 50 के आसपास यानी स्वीट स्पॉट है, तो ऑलमोस्ट सभी जो मेरे दोस्त वगैरह हैं तो उन्होंने 50 के आसपास दिए थे। तो
इसमें ऐसा है कि दोनों मॉक्स मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लो, क्योंकि इनमें से एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक थोड़ा सा इजी है, तो यानी ये एक दूसरे को इवन आउट कर देते हैं। ओके और इससे काफी अच्छा कंपटीशन और वो हमें पता रहता है कि कैसे हमें जाना चाहिए आगे। ओके। एंड भैया किस टाइम पे हमें ये मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने चाहिए? इज दिस टाइम ऑफ जनवरी द करेक्ट टाइम? हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप अभी भी शुरू कर सकते हो, नो डाउट, बट यानी ये अगर आपने इस टाइम पे स्टार्ट करना है तो यू विल हैव टू स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर्स और मॉक्स भी प्रीवियस ईयर्स के, क्योंकि ये कोचिंग जो है, अब जैसे कैट 2021 होगा तो उसके लिए ये अप्रैल या मई में ही शुरू करेंगे, ओके ये दे स्टार्ट विद 6 मंथ्स विंडोज। तो इसलिए मैंने भी तो भी पहले वो जो दिए थे तो मैंने कैट के मॉक्स ही दिए थे, और उसके बाद फिर मैंने अप्रैल मई में शुरू किए थे। ओके भैया। सो नेक्स्टली आई वांट टू नो कि आप डेली कितने आवर्स कंट्रीब्यूट करते थे अपनी प्रेपरेशन को, और सेक्शन वाइज क्या डिस्ट्रीब्यूशन था आपके प्रेपरेशन का? जैसे मेरा अभी PS2 भी रहा, तो मैं वीकडेज पे ऑलमोस्ट, यानी ऐसा था कि 1 या 1.5 घंटा जिस टाइम भी, यानी जिस दिन भी मिल जाए तो मैं खुश होता था 1 या 1.5 घंटे में। और वीकेंड्स पे ऑब्वियसली मैं दोनों दिन मॉक्स देता था, तो पहले वो 3 घंटे के होते थे, जब अनाउंस हुआ तो फिर वो 2 घंटे के हुए, और उसके बाद शाम को मैं उसका एनालिसिस वगैरह करता था, तो उसमें भी जितना, अगर 3 घंटे का मौका है तो 3 घंटे एनालिसिस वगैरह, और 2 घंटे का मौका है तो 2 घंटे एनालिसिस वगैरह, तो इतना ही रहता था। तो जब पहले 6 घंटे, तो यानी वीकेंड्स पे 4 या 5 घंटे, तो ऐसे ही रहता था मेरा। तो मेन तो यही था, टाइम मेरा वही VARC पे ही सबसे ज्यादा था। DALR और क्वांट में मोस्टली मॉक से ही प्रैक्टिस हो जाती थी, और थोड़ा स्ट्रेटजी वाइज, बट डी अगर उसके अलावा कोई था तो VARC ही मेन था, हम्म। कि जिस पे मेरे को काफी टाइम स्पेंड करना पड़ा था उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। ओके। एंड भैया आप एनालिसिस में एग्जैक्टली क्या करते थे? एनालिसिस में जैसे वो मैंने बताया कि एरर लॉग था मेरा, वो मैं देखता था। और ओके बाकी ऐसा क्या होता है कि ये थोड़ा टाइम्ड टेस्ट है, हम यानी अगर टेक्स्ट बुक तरीके से सभी स्टेप से सॉल्व करें, बिल्कुल कायदे से सॉल्व करें, तो हम ऑब्वियसली पूरा पेपर खत्म नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो मॉक्स में एक सबसे अच्छी चीज ये होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस, जिनमें उनकी फैकल्टी बिल्कुल सबसे, यानी जो टाइम एफिशिएंट और बिल्कुल ट्रिक्स वाले वो वीडियोस, वो उनमें यानी मेथड्स दिखाते हैं। तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से देखना, तो उसकी भी, यानी मैंने तो नहीं बताई, बट अब मेरे को थोड़ा रिग्रेट है उसमें कि अगर मैं बनाता तो शायद मैं और इफिशिएंट हो पाता। तो एक मैं ये सजेस्ट करूंगा, एरर लॉग के अलावा एक टिप्स एंड ट्रिक्स बुक बना सकते हो, ओके जिसमें आप, यानी बिल्कुल कोई ट्रिवियल क्वेश्चन है बट आपको लगा कि यानी 2 या 3 मिनट लग रहे हैं, बट फैकल्टी ने कोई चीज या ऑप्शन में से देखी या कुछ देखा कि उसने उसको 30 सेकंड या 40 सेकंड में काम खराब कर दी, उसका काम खत्म कर दिया। राइट। तो ये काफी, यानी ये थोड़ी सी स्ट्रीट स्मार्ट स्ट्रेटेजी एक्चुअल कैड में काफी हेल्प करती है। तो यही मेरा मानना है कि थोड़ा सा, यानी एनालिसिस में, कि एक तो सिली मिस्टेक्स ना हो, वो दोबारा देखोगी, यानी आपने कोई जल्दबाजी में कुछ मिस किया, क्यों गलत हुआ, कोई कंसेप्चुअल गैप है तो वो पढ़ लिया कि मेरे को कोई थ्योरम नहीं आ रहा ज्योमेट्री का, या PNC में कोई मेरी डिस्ट्रीब्यूशन गलत थी या कुछ भी, तो वो एनालिसिस में काफी काम आता है। सो भैया नेक्स्टली आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी अ मंथ बिफोर द कैट एग्जाम, जब बस एक महीना बचा होता है तो रिवीजन का भी एक प्रेशर रहता है, मॉक टेस्ट भी हमें देने होते हैं, सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? तो ये 1 महीने पहले सबसे मेन चीज तो होती है कि एडमिट कार्ड आता है। हम्म। एडमिट कार्ड पे आता क्या है, तो हमें स्लॉट पता चलता है कि 8:30 टू 10:30 था मेरा स्लॉट। ओके। तो एक तो मैंने ये चीज की कि 8:30 से 10:30 पहले तो मैं जगा होता था, हम्म। कि वो स्लीप साइकिल वो किया कि 8:30 से 10:30 सोना नहीं है। हम्म। तो यूजुअली नहीं तो क्या होता था कि मेरी इंटर्नशिप 11 बजे शुरू होती थी, तो मैं उठता ही 10:30 था कई बार। ओके। तो फिर वो मैंने थोड़ा स्लीप साइकिल सेट किया, और थोड़ा मैंने सोशल मीडिया वगैरह को कट ऑफ किया, दोस्तों से गाली वाली खाई थोड़ी की, हम्म। क्या है बनती हो गए, तो वो था मेरा, थोड़ा कट ऑफ किया। और बाकी फिर मेरा लास्ट मंथ में मैंने कोई ऐसे नया टॉपिक वगैरह नहीं ओपन अप किया, बाकी मैंने मोस्टली स्ट्रेटेजी पे किया, कि मैं पिछले मॉक्स पे देख रहा था कि यानी क्या मेरी थी डिफिकल्टीज, और क्या मैंने क्यों छोड़े और क्यों किए थे। हम्म। पर वही मैं बेसिकली फाइन ट्यून ही कर रहा था, कि मेरा ऑलमोस्ट 90% प्रेप डन था फाइनल मंथ के पहले, बट थोड़ा सा VARC पढ़ रहा था, और बाकी मैं अपनी स्ट्रेटेजीज फाइन ट्यून ही कर रहा था लास्ट 1 मंथ में। ओके।
So let's move on to the last question of this interview. So भैया, which all B schools are you targeting for? यार, मेरे को वैसे तो है कि उम्मीद की कॉल से भी आ जाएंगी, बट यानी जैसे इसमें ओल्ड आईएम्स हैं, एबीसी, Yeah. अहमदाबाद, बेंगलोर एंड कैलकाटा, तो इनमें से अगर कोई मेरे को यानी एडमिशन ऑफर करेगा तो या आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके। एंड भैया, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि जैसे एक कोई टायर 2 या टायर 3 कॉलेज का स्टूडेंट है और एक बिट्स पिलानी है आईआईटी का स्टूडेंट है, तो इस कॉलेज के टैग से या रैंक से कुछ मतलब इम्पैक्ट पड़ता है? यार, अगर वैसे कोई क्वांटिटेटिवली नहीं है, और वैसे तो क्वालिटेटिवली भी कोई ऐसे फर्क नहीं है। और ऑब्वियसली लाइक पहले होता था कि सिर्फ आईआईटीज, एनआईटीज या बिट्स से आते थे, बट अब काफी टीयर 2, टीयर 3 कॉलेजेस से भी 100% आए जाते हैं, इवन बेटर यानी रिजल्ट्स देन टीयर 1 कॉलेजेस। तो उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यानी बंदा अच्छा, बंदा यानी इंटेलिजेंट है, तो या कोई यानी आई डोंट थिंक कि व्हाई देयर शुड बी एनी डिफरेंस। ओके। एंड भैया, जो सिलेक्शन होता है फाइनल, जिसमें इंटरव्यू वगैरह भी काउंट होते हैं और उसमें हर एक चीज़ का अलग अलग स्कोर होता है कि आपके 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, तो उसमें क्या ये भी पर्टिकुलर स्लॉट होता है कि आप कौन से टायर के कॉलेज से पास आउट हो? इफ यू हैव एनी आइडिया। सिर्फ एक आईआईएम है, कोझिकोड, कोची को कोझिकोड जो बोलते हैं, तो उसमें सिर्फ 4% मार्क्स हैं फॉर अ कॉलेज ओके। विच इज इन टॉप 13 NIRF रैंकिंग। तो उसमें हमारा बिट्स अभी 27 है, तो मेरे को उसमें 4% मिलेगा, बाकी किसी कॉलेज में नहीं है। बट कोई ऐसे कॉलेज एटलीस्ट क्वांटिटेटिवली वो कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। इंटरव्यू में बाद में अगर कोई पैनलिस्ट ऐसे डिस्क्रिमिनेट करे तो वो आई एम नॉट अवेयर, और वो काफी स्पेसिफिक रहेगा, बट राइट। वैसे कोई भी आईआईएम या कोई भी कॉलेज नहीं करता। ओके। So thank you so much भैया for this interview. It was a wonderful piece. It was nice talking to you. And जाते जाते आप कुछ लास्ट pieces of advice देना चाहें जो 2021 के एस्पिरेंट्स हैं उनको? बस वही है कि अगर इधर तक पहुंचे तो आई होप आई हैवंट बोर्ड यू एनफ, तो होप इट हेल्प्स यू। और मेन वही चीज है कि काफी मैंने अपने दोस्तों को देखा कि वो काफी डरे हुए थे और उस डर में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर ले गए। ओके। बट थोड़ा सा आराम से जाना है, खुल के यानी एग्जाम देना है। और क्योंकि ऐसा है कि भले आप 6 महीने डालो प्रेपरेशन में, 12 महीने डालो, बट यू विल बी जज्ड ऑन योर एग्जाम डे परफॉर्मेंस। राइट। तो उधर यानी ऐसा है कई बार, जैसे अब मेरा VARC में थोड़ा सा मैं स्टक हुआ था पहले 5-6 मिनट में, तो थोड़ा सा बाद में मैंने इम्प्रूव किया और थोड़ा सा मैंने स्ट्रेटेजी अपनी बदली जो मेरी VARC की थी। उससे पहले नहीं तो मेरा होता था कि सीधे एक ऑर्डर में जाना है, बट मैं थोड़ा सा पीछे से भी शुरू किया, मैंने कहा थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो वो मेरे फेवर में भी। तो थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो स्ट्रेटेजी, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, बाकी ऐसे बिल्कुल शांत मन से जाना, खुला दिमाग रखना है। और ऐसा है कि अगर VARC खराब हो या अगर DALR खराब हो, तो अगले 2 सेक्शन या अगला सेक्शन आप फिर भी अच्छा कर सकते हो। तो ऐसे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। और मेरा तो यही मानना है कि मेरे जैसे के 100% आई लगे तो किसी के भी आ सकते हैं, तो ऐसे कोई स्पेशल चीज नहीं है मेरे हिसाब में। तो इस बात पे यार लाइक हो जानी चाहिए वीडियो अगर आप हमारे साथ इस पॉइंट तक हैं तो। एंड आई होप आपको मजा आया होगा, आपको काफी वैल्यूएबल चीज मिली होगी, तो यार जल्दी से इसको लाइक करो। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करो अपने और सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी कैट 2021 को, या फिर अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आपके आने वाले कैट को एस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। एंड थैंक्स अ लॉट भैया फॉर गिविंग योर टाइम। आपके भी प्लेसमेंट्स इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं, सो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। एंड आपने टाइम निकाला, सो बहुत अच्छा I लगा। have been a viewer of your channel, or all the best for your channel as well. थैंक्स अ लॉट भैया, मीन्स अ लॉट। सो मिलते हैं Thank you. चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। एंड स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।